इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर ऐसे कंप्लीट होगा कि फिर इसे कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक और जो लेखिका के साथ जो भी चीजें हुई है ना, वो सब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। अगर तुमने अब तक इसको एक भी बार नहीं पढ़ा है तो भी तुम्हें ये लेक्चर पूरा समझ में आने वाला है, क्योंकि हम लोग डिटेल्ड समरी इसकी देख रहे होंगे। और इसमें खास बात मैंने ये की है कि एनसीईआरटी को सामने रख के हम लोग अपनी पूरी समरी कंप्लीट कर रहे होंगे, जिससे कि तुम फेमिलियर हो जाओ अपनी बुक के साथ में। और अगर अब तक बुक को कभी हाथ नहीं लगाया तो तुम्हें लगे कि पूरी बुक रीड कर ली। इसके साथ साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम में इससे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे क्वेश्चन तुम्हारे इस साल के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वो सब हम लोग अच्छे से देख रहे होंगे। एकदम लेटेस्ट ताजा गरम गरम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम लोग देख रहे होंगे। तो बस यार चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। मैं हूं तुम्हारा नरेंद्र पाठक और यह है अपना चैनल एमएसपी नॉलेज। चलो स्टार्ट करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी। अब साना साना हाथ जोड़ी क्या है यही सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑफ डाउट है। ये जैसे हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखा है मधु कांकरिया जी ने। मधु कांकरिया जी बेसिकली सिक्किम जाती हैं अपने दोस्तों के साथ में, और मेजर एक उनकी दोस्त है मणि, उनके साथ में वो जा रही होती हैं। तो मधु कांकरिया जी और मणि, 2 कैरेक्टर्स तो पहले ही तुम्हारे क्लियर हो गए। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में 2 कैरेक्टर्स तुम्हें दिमाग में बैठाने हैं, मधु कांकरिया जी और मणि। ठीक है, तो इन दोनों के पर्सपेक्टिव से ये पूरी कहानी लिखी गई है। मधु कांकरिया जी के साथ में जो जो हुआ जब वो घूमने गई, उन्होंने कौन कौन सी चीजें एक्सपीरियंस करी, क्या क्या देखा, कौन कौन सी नई चीजें देखी पहाड़ों में जाकर, और इम्तियाज अली मूवमेंट उनका क्या क्या हो गया, वो सारी चीजें हम लोग देख रहे होंगे। पूरी कहानी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अपना शुरू होता है हमारी मधु कांकरिया जी के एक एक्सपीरियंस के साथ में कि जब वो आसमान को देख रही होती है ना, तो वो देखती हैं, गैंगटॉक में है अभी वो, गैंगटॉक में जब वो थी तो उन्होंने आसमान को देखा और उनको लगा कि आसमान उल्टा हो गया है, आसमान उल्टा पड़ा है और सारे सितारे नीचे बिखरे हुए हैं। वो देख रही थी पहाड़ी इलाकों में जो कुछ सिटीज होती ना, गैंगटॉक जो शहर था अपना, वहां पर अंधेरे में पहाड़ों के बीच में लाइट्स जल रही थी, घरों की लाइट्स ऐसे लग रहे थे कि सितारे हैं जो आसमान में उतर आए हैं। तो मधु कांकरिया जी को यह लगता है कि वो तो सितारे हैं जो जमीन पे उतर आए हैं, और गैंगटॉक के लोगों को वो कहती हैं मेहनत कश बादशाहों का वह एक शहर जो बहुत ही सुंदर था सुबह शाम और रात में। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली कि मधु कांकरिया जी ने गैंगटॉक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा है, तो उसका आंसर तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा। बट अभी मैं तुमको बस एक बेसिक आंसर इसका दे देता हूं जिससे दिमाग में तुम्हारे तब तक बैठ जाए कि पहाड़ी इलाकों में रहना बहुत मुश्किल होता है। गैंगटॉक जैसा शहर जो पहाड़ों के बीच में है, आने जाने का रास्ता अच्छे से नहीं है, कोई फैसिलिटी वहां पर नहीं है, फिर भी लोग वहां पर इतने प्यार से रहते हैं। उन्होंने उस शहर को इतने प्यार से बना रखा है कि वो शहर सुबह शाम और रात में भी बहुत प्यारा लगता है। यहाँ प्लेन के शहरों से बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। इसी वजह से हमारी मधु कांकरिया जी ने उन्हें मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। ठीक है, मेहनतकश मतलब मेहनत करने वाले बादशाह जो पहाड़ों पर रहते हैं, जिन्हें अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत मेहनत करनी होती है, बेसिक लाइफ जीने के लिए भी। अब आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे इसमें हम लोग को मधु कांकरिया जी के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो भी तुम आंसर में लिख पाओगे जब आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसके बाद में गैंगटॉक में रहते हुए हमारी लेखिका ने एक प्रेयर भी सुनी थी, सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हमरो जीवन तीमरो कौशली। ये प्रार्थना है। इसका मतलब क्या है? छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरी सारी जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। मतलब मैं सारा जीवन अच्छे काम करूं, अच्छे काम हमारे साथ में हो। ये प्रार्थना, साना साना हाथ जोड़ी हमरो जीवन तीमरो कैसली, ये नाम है इस प्रार्थना का। ठीक है, तो साना साना हाथ जोड़ी क्या है? ये एक प्रार्थना है कि मैं छोटे छोटे अपने हाथ जोड़ रही हूं जिससे मेरी पूरे लाइफ में अच्छाइयां हो, मैं कोई काम करूं वो भी अच्छा और मेरे साथ भी अच्छा हो। ठीक है, यह है साना साना हाथ जोड़ी का मतलब। अब जिस होटल में हमारी लेखिका रह रही थी, तो
उस होटल से किसी ने उनसे कहा था कि कंचनजंगा की पहाड़ियां, कंचनजंगा क्या है, गैंगटॉक से दिखने वाला एक पहाड़ जो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो जिस होटल में वो रह रही थी, वो कह रहे वहां के लोगों ने उनसे कहा था कि सुबह उनको देखने को मिल जाएगा कंचनजंगा, वहीं से गैंगटॉक से ही, अगर वो सुबह सुबह उठकर देखे तो, और अगर बादल ना हो तो जो हमारी लेखिका है वो सुबह सुबह उठती हैं और तुरंत भागती हैं बालकनी की तरफ कि वो चोटी दिख पाए, पर उन्हें नहीं दिखती है। लास्ट टाइम भी वो आई थी तो भी उन्हें नहीं दिखी थी, इस बार भी नहीं दिखती है। फिर खैर सैड हो जाती हैं वो, और उसी सैडनेस के साथ सफर शुरू होता है। अब क्या है, जो टूरिस्ट है, ठीक है, टूरिस्ट ट्रैवलर जो है वो हैं हमारी लेखिका हैं, जिनका नाम है क्या, मधु कांकरिया, और उनकी फ्रेंड है मणि। वो एक छोटे से जीप में, ट्रैवलर में बैठते हैं, ठीक है, और उसके ड्राइवर का नाम होता है जितेन नारगे। ये हमारे तीसरे कैरेक्टर हैं और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ये ड्राइवर हैं जो लेखिका को ले जा रहे हैं गैंगटॉक से, कहां पर ले जा रहे हैं वो, गैंगटॉक से युमथांग। तो ये जो पूरी स्टोरी है गैंगटॉक से युमथांग के सफर का ही यात्रा वृतांत है। तो साना साना हाथ जोड़ी क्या है, एक यात्रा वृतांत है। कहां से कहां तक की यात्रा का, गैंगटॉक से लेकर युमथांग की यात्रा, और उसमें कितने किलोमीटर से, 149 किलोमीटर दूर था हमारा युमथांग। तो 149 किलोमीटर जाते जाते हमारी लेखिका के साथ जो जो चीजें हुई, उन्होंने जो जो चीजें एक्सपीरियंस की, वो इसमें कहानी में उन्होंने लिखा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा अपने इस यात्रा वृतांत में, उन्होंने क्या क्या लिखा है। देखो, जैसे ही वो जाती हैं, सबसे पहले तो उन्हें बहुत फैसिनेट करते हैं पहाड़, अच्छे अच्छे पेड़ उन्हें देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे वो पहाड़ में जाती है ना, तो उन्हें बहुत प्यारा प्यारा दृश्य दिखने लग जाता है। इतने प्यारे प्यारे दृश्य कि भाई पहाड़ हैं तो वो इतने सुनहरे दिख रहे हैं, पेड़ हैं तो इतने प्यारे दिख रहे हैं। तीस्ता नदी जो उन्हें सिलीगुड़ी से ही फॉलो कर रही थी, जो उनके साथ में थी, वो भी उन्हें देखने को मिलती है कि वो साइड साइड में उसके साथ साथ में चल रही है। तीस्ता नदी उन्हें सफेद सुनहरे रंग में देखने को मिल जाती है, और एकदम जैसे स्वर्ग जैसे को कहते हैं ना, वैसे ही उन्हें नजारे देखने को मिलते हैं। नजारों के बीच में उन्हें कुछ सफेद पताकाएं भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। सफेद पताकाएं क्या थी, तो जो हमारे नारगे जी थे ना, जितेन नारगे, वो कहते हैं कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, सिक्किम में बुद्ध बहुत ज्यादा है, ठीक है, बुद्धिज्म बहुत फैला हुआ है, तो वो कहते हैं कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को शांति देने के लिए शहर से दूर 108 पताकाएं, 108 सफेद पताकाएं लगाई जाती हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले, ठीक है। 108 सफेद पताकाएं लगाई जाती हैं, और इसको हटाया नहीं जाता, इन सफेद पताकों को हटाया नहीं जाता, वो अपने आप ही कुछ समय बाद अपने आप ही वो नष्ट हो जाती हैं। ऐसे ही सिर्फ अगर किसी की आत्मा को शांति देना हो तो सफेद पताकाएं लगाते हैं, लेकिन अगर खुशहाली का समय है, शहर में कुछ ऐसा हुआ है कि लोग खुश हैं, तो वो भी अपने शहर में रंगीन पटाखाएं लगाते हैं, जिससे कि वो अपने खुशहाली को उजागर कर सके, दिखा सके। तो रंगीन पताकाएं और सफेद पताकाएं दोनों लेखिका को देखने को मिलती है। वो पूछती हैं जितेन नारगे से कि ये क्या है, तो वो बताते हैं कि 108 पताकाएं, श्वेत पताकाएं तब लगाई जाती हैं जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा को शांति के लिए ये लगाई जाती हैं। और रंगीन पताकाएं तब लगाई जाती हैं जब कोई खुश होता है या फिर कोई खुशखबरी होती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ में हमारी लेखिका को ना रास्तों के बीच में एक कुटिया के अंदर एक घूमता हुआ चक्र मिलता है, जो तुम लोग देखते हो ना कुछ मूवीज में कि लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो ऐसे हाथ से ऐसे सिलेंडर जैसे होते हैं येलो रंग के, वो घुमाते हैं। चाइनीज मूवीज में भी तुम लोग देख रखे होगे ऐसे गोल गोल घूमने वाले छोटे छोटे सिलेंड्रिकल व्हील। तो वो भी हमारी लेखिका को दिखते हैं और वो पूछती हैं कि ये क्या है, तो वो बताते हैं कि मैम ये है प्रेयर व्हील, धर्म चक्र है ये, इसको घुमाने से कोई भी अगर आपने पाप किया हो तो वो धुल जाते हैं। तो ये सुनते ही हमारी जो लेखिका रहती है वो कहते हैं कि बस बस अब और मत बोलो, हमारे पूरे देश में कहीं पर भी चले जाओ सबकी आत्मा एक ही जैसी है, पुण्य पाप का डर सबको है, सबके ही यहाँ पर कोई ना कोई अंधविश्वास है, सबके यहाँ पर कोई ना कोई रीति रिवाज है, पुण्य पाप का खेल हर जगह देखने को मिलता है, भारत की आत्मा हर जगह एक ही जैसी है, ये उन्हें इस चीज से पता चलता है, ठीक है। अब आओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेखिका के साथ और क्या क्या होता है।
धीरे धीरे करके वो लोग सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते ही देखते उन्हें वीरान सकरे रास्ते मिल जाते हैं। ठीक है, जो गैंगटॉक शहर है वहां पर तो कुछ रोड्स थी सही सही, लेकिन जैसे ही वो लोग यूमथांग की ओर जाते हैं, कुछ समय कुछ दूर चलने के बाद में उन्हें रास्ते सकरे होते हैं, पतले होते हुए दिख जाते हैं और सुंदरता बढ़ते हुए दिख जाती है, चारों तरफ सुंदरता बढ़ जाती है। एक फोटो भी यहाँ पर लगाई गई है जो उन्होंने खींची थी, ब्लैक एंड व्हाइट की फोटो है, जिसमें तुम्हें यहाँ पर नदी देखने को मिल जा रही है, पहाड़ देखने को मिल जा रहा है और बहुत ही प्यारी सी सीनरी तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जब ये लोग जा रहे होते हैं ना, जब सफर में ये लोग होते हैं, तो सबको गाना सूझ रहा होता है, सब लोग गाना गा रहे होते हैं कि सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर हमारी जो लेखिका होती हैं वो सिग्मा प्ले कर रही होती हैं, कहती हैं कि मैं शांत रहूंगी और इन लोगों के साथ बच्चों जैसा बिहेवियर नहीं करूंगी, मैं शांति से इस पूरे वातावरण को एंजॉय करूंगी। तो सब लोग गाना गा रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो लेखिका होती हैं वो किसी ऋषि की तरह शांत हो जाती हैं। वो आसपास के नेचर को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करने लग जाती हैं। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उनके साथ में हो रहा होता है। वो देखती हैं कि तीस्ता नदी जो उनके साथ सिलीगुड़ी से ही बह रही थी वो कितनी प्यारी लगती है, जो अभी के टाइम पर बहुत ही सुंदर उन्हें दिख रही थी। ठीक है, इसके साथ साथ में वो लोग कुछ दूर चलते हैं तो उन्हें सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल देखने मिलता है। तो जितने भी सैलानी उनके साथ में थे, जितने भी टूरिस्ट उनके साथ में थे, वो सब कूद कूद के जाकर उसमें ऐसे हाथ वगैरह धुलने लगते हैं। तो हमारी जो सिग्मा मैडम है, जो हमारी राइटर हैं, वो भी जाती हैं और उस वाटरफॉल के साइड में बैठकर उस पर अपना पैर डुबाती हैं। जब वो पैर डुबाती हैं तो उनका दिल भी भीग जाता है उस चीज से। कैसे? पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई, मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सुंदर को छूने लगा। मतलब देखो, जब हमारी लेखिका जाती हैं और पानी में अपने पैर डालती है ना, तो पहले से ही इतनी खुश थी यार कि इतना अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है, और जब पैर डाले तो इतना अच्छा लगा ना, इतना रिफ्रेशिंग सा लगा कि उन्हें ऐसा लगा कि वो अब आजाद हो चुकी हैं, सत्य उनके सामने आ चुका है, अब वो मोह माया से आजाद हैं और उन्हें जीवन बहुत प्यारा लगने लग गया। ठीक है, ये उनके साथ प्यारा एक्सपीरियंस हो रहा था। वो चाह रही थी कि और समय तक वो वहां पर रहें, बट जितेन आकर कहता है कि अरे मैडम मैडम, अभी अभी आप स्वर्ग में थोड़े गए हो, अभी आगे चलते हैं, सफर बाकी है। तो वो उनको लेके जाता है कि भाई इससे आगे और भी सुंदर नजारे मिलेंगे, आगे तो चलो मैडम। अच्छा, हमारी जो लेखिका है ना, उनका मन था बर्फ देखने का, तो वो कहती है कि आगे बर्फ मिलेगा, तो कहती है चलो चलो आगे मिलेगा मिलेगा, जितेन नारगे कहता है। और फिर सफर हो जाता है आगे शुरू। आगे सफर शुरू होते होते एक चीज ऐसी होती है कि हमारी लेखिका हो जाती है दुखी। एक कहानी में एक ट्विस्ट यहां पर यह है कि लेखिका के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस प्यारी सी मनमोहक यात्रा में हो जाती हैं दुखी। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है। लेखिका को वहां पर कुछ औरतें देखने को मिलती हैं जो बहुत ही सुंदर थी, पहाड़ी औरतें थी, और वो पत्थर तोड़ रही थी। प्यारे प्यारे कोमल हाथों में जहां पर फूल होने चाहिए वहां पर अब कुल्हाड़ियां थी और वो पत्थर तोड़ रही थी। कुछ बच्चों को पीठ पर लादे पत्थर तोड़ रही थी। ये सब देखकर जो हमारी प्यारी सी लेखिका है, उन्हें लगता है कि यार मैं तो पत्थर नहीं फोड़ पाऊंगी, ये क्यों पत्थर फोड़ रही हैं। तो फिर उन्हें देखने को मिलता है जब वो पूछती हैं वहां के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, ब्रो, ठीक है ध्यान से सुनो, ब्रो का कर्मचारी उन्हें बताता है कि ये बहुत खतरनाक काम है। वो पूछ लेती हैं कि ये खतरनाक काम होगा ये तो बहुत, तो वो कहता है कि हाँ मैडम बहुत खतरनाक है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ाया जाता है, फिर जो बचे हुए पत्थर है उन्हें तोड़ा जाता है, और कहीं भी दुर्घटना घटी तो फिर घाटी के नीचे, ठीक है, डायरेक्ट स्वर्ग प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो वो उन्हें कहता है कि बहुत मुश्किल वाला काम है, जरा सी चूक और सीधा पाताल में प्रवेश। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ ऐसे बोर्डिंग भी दिखते हैं। बोर्ड पर लिखा होता है कि एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। मतलब एक जैसे पहाड़ों के बीच में ना ऐसे वार्निंग साइंस लगे होते हैं, आगे और भी मिलेंगे। ऐसे एक वार्निंग साइन में लगा था कि कभी आपने सोचा है कि लोगों ने मौत को झुठला दिया है ये रोड बनाने में। ऐसी रोड तुम कभी पहाड़ी इलाकों में जाना ना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, जो ट्रिप तुम लोग प्लान कर रहे हो,
बोर्ड के बाद में देखना, अगर हो पाए तो जाना कभी पहाड़ों में, ऐसे उत्तराखंड वगैरह में तो जाना, और वहां पर देखना यार, बहुत पतली पतली रोड होती है। मैं गया था तो इतनी पतली रोड थी कि भाई इतना डर लग रहा था। एक तो स्कूटी रेंट पर हम लोगों ने ली थी, तो ऐसे साइड से इतना डर लग रहा था कि भाई अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो सीधे नीचे, खेल खत्म। सोचो वो रोड बनाने के लिए कितनी मेहनत करी गई होगी, लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी, मौत को झुठला दिया वो रोड बनाने में। और यही देखकर हमारी जो लेखिका हैं वो उदास हो जाती हैं। क्या देखकर? कि जब वो कुछ औरतों को देखती हैं जो कोमल कोमल हाथों से पत्थर तोड़ रही थी और अपनी जान को जोखिम में डाल रही थी। कुछ लोग तो अपनी बच्चों को भी पीठ पर बांधकर अपनी जान को जोखिम में डाल रही थी, मतलब बच्चों की भी जान खतरे में थी। तो ये देखकर हमारी जो लेखिका हैं वो हो जाती हैं निराश, उदास, परेशान। अब आओ आगे चलते हैं। आगे जब वो देखती हैं तो देखो, कुछ उदासी सा देखो तो मायूसियत आ जाती है ना। तो हमारी जो लेखिका है वो खुश तो बहुत ज्यादा थी, फिर जब वो उदास हो गई तो इतना उदास हो गई कि वो उन्हीं बच्चों के बारे में पूछने लग गई, उन्हीं लोगों के बारे में पूछने लग गई। तो जो हमारे ड्राइवर साहब हैं वो कहते कि मैडम ये तो मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता देखो मैडम, ये यहां पर यूनिक है, ये कारी है। तो लेखिका यहां हमारे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जवाब देती हैं जो एग्जाम में आता है, कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि लेखिका ने ये क्यों कहा। तो यार जो पत्थर तोड़ रहा है, ठीक है, उसको मिल क्या रहा है? कुछ चंद पैसे, और क्या, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कहीं हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, घर जाने के लिए पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है, और वापस आओ तो फिर कहीं गिर जाओ तो मर जाओ तो फिर वो और दिक्कत, इतना सारा लॉस, बदले में कुछ पैसों के लिए कितना कम लेकर ये हमारे समाज को कितना अधिक पहुंचा लौटा दे रही हैं। अगर वही वो ना करती, वो रोड ना बनाती, तो कभी लेखिका अपने स्थान तक पहुंच पाती? क्या ये सफर हो पाता? देश विदेश कितने लोग घूम पाते? नहीं। उसके लिए उन्होंने रोड बनाने के लिए, ये सब करने के लिए उन्होंने मात्र कुछ पैसे ही लिए होंगे, और कितना ज्यादा दांव पर लगा के वो हमारे समाज को चीजें लौटा रही हैं। यही है इस लाइन का मतलब। आगे जाकर वो स्कूल देखती हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे होते हैं, तो वो कहती हैं कि कोई स्कूल बस नहीं है। तो नारगे जी कहते हैं कि मैडम शांत रहो, ठीक है, ऐसे बहकी बहकी बातें मत करो, यहाँ रोड पर तो किसी तरीके से जीप चला नहीं मारो, मैं स्कूल बस आएगी बड़ी, यहाँ पर बच्चे ऐसे ही जाते हैं, एक ही स्कूल है यहाँ पर, लोग पत्थर पहाड़ पर चढ़ चढ़ कर बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं भी जब था बच्चा तब जाता था, अब गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है। आगे चलते, जब वो यूमथांग पहुंचने के लिए उन्हें एक रात रुकना था, ठीक है। अब इतनी बहकी बहकी बातें करते हुए जाएंगी, झरने में नहाते हुए जाएंगी, तो लेट तो हो ही जाएगा। 149 किलोमीटर 149 किलोमीटर जाना था, बीच में रात हो गई, तो उन्हें लुयांग नाम की जगह पर, लायुंग नाम की जगह पर, लायुंग नाम की जगह पर उन्हें रुकना पड़ा। पास में नदी थी, अच्छा खासा मतलब उन्हें नजारा मिला, वहां पर उन्होंने रात वो लोग रुके। सुबह उठते ही उनकी मुलाकात हुई सिक्किम के एक नवयुवक से। एक ऐसा ही आदमी था, अपना रोजमर्रा का काम कर रहा था। हमारी मैडम उठती है, लेखिका मैडम, और सुबह सुबह उठकर ऐसे कहती है कि आज तो स्नोफॉल देखने को मिलेगी, यहां पर तो स्नोफॉल होती है, पर उन्हें स्नोफॉल नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो नवयुवक कहता है कि मैडम ऐसी बात नहीं है, यहां पर पहले होती थी स्नोफॉल, बट अभी क्या हो गया है, यहां पर प्रदूषण ज्यादा हो गया है, तो अब लायुंग में भी बर्फ पड़ना बंद हो गई है। अगर बर्फ देखनी है तो आप कटाओ जाओ, ठीक है, कटाओ जाने को वो बोल देता है। तो हमारी मैडम कहां से कहां तक का सफर कर रही थी? गैंगटॉक से कहां तक? कमेंट सेक्शन में अभी लिखो, याद है कि नहीं तुम्हें। नीचे वो सफर तो उनका ऐसे था, ठीक है, सफर तो उनका सीधा था, बीच में उसने कह दिया कि कटाओ अगर आप जाएंगी, यहां से 2 घंटे का रास्ता है और कटाओ यहां था, ठीक है, मान लो ऐसे। तो ये है हमारा लायुंग, तो सब मिट जा रहा है, लायुंग मान लो यहां पर है, ठीक है, स्टार मार्क, और ये हमारा डेस्टिनेशन ए है, डेस्टिनेशन बी। तो हमारा ए से बी तक जा रही थी हमारी मैडम, उन्हें लायुंग में किसी ने कहा यहां चले जाओ, यहां 2 घंटे का रास्ता अच्छा रहेगा। कटाओ, कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये उसने पट्टी पढ़ा दी। तो ये लोग निकल पड़े कटाओ के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, पहले लायुंग से कटाओ जाएंगे, फिर कटाओ से लायुंग, फिर हम लोग आप पे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर जाएंगे। तो ठीक है, सफर शुरू होता है। सफर शुरू में तो हसीन लगता है, लेकिन फिर कुछ दूर चलते ही लगता है कि भाई गलत कर दिया। गलत क्यों किया?
क्योंकि इतना सुंदर रास्ता था पर वहां पर कुछ दिख ही नहीं रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां सब बादलों की परत के नीचे थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जो अपने ड्राइवर साहब थे ना, वो भी अंदाजे से चला रहे थे कि ठीक है ठीक है, अरे मैडम मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, अरे 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 थामा थामा थामा, तो ऐसे ही वो चला रहे थे। तो आंख बंद करके, क्योंकि बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ अपने अंदाजे से वो लेकर जाते हैं और ये लोग पहुंचते हैं कटाओ। वहां पर उन्हें बर्फ देखने को मिलती है। जैसे ही सबसे पहले वो कटाओ जाते हैं, कटाओ दिखता है, इतना प्यारा शहर था वो कि जो हमारी लेखिका हैं उनकी फ्रेंड स्विट्जरलैंड होकर आई थी। तो जब हमारे नार्गे साहब कहते हैं, ड्राइवर साहब कहते हैं कि इसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो वो कहती हैं कि नहीं, मणि कहती है कि ये स्विट्जरलैंड से भी बहुत सुंदर है, और स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है, स्विट्जरलैंड से बहुत सुंदर और बहुत ऊंचाई पर है हमारा ये क्या, हमारा कटाओ। इसी वजह से यहां पर मणि ने कहा ये स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, बताओ मणि ने क्यों कहा? क्योंकि वहां पर इतनी अच्छी वादियां थी, इतना अच्छा बर्फ उन्होंने देखा। ठीक है, किसी जन्म के पाप की वजह से ये टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी वजह से वो सारे टॉपिक मैं तुम्हें समझा रहा हूं जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जिससे एक भी टॉपिक हम लोग मिस ना कर रहा हूं, पूरी कहानी तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, अब आगे चल के उन्हें बर्फ देखने को मिलती है। बर्फ में सारे सैलानी कूदने लग जाते हैं, मजे करने लग जाते हैं। हमारी मैडम फिर से सिग्मा प्ले करती हैं। वो कहती है मैं इन लोगों की तरह ऐसे इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए फोटो नहीं खिंचवाऊंगी, मैं फील करूंगी। मैं तो फील करना है, मैं यहां बैठूंगी और बर्फ को फील करूंगी, इस पूरे नज़ारे को फील करूंगी, जिससे कि जब मैं कहीं विदेश में, मतलब वापस अपने घर जाकर, कहीं देश विदेश अपने घर जाकर किसी एक अंधेरे कमरे में बैठी रहूं, तो मैं ये चीजें दोबारा फील कर पाऊं। फोटो खींच लूंगी तो वो फोटो में ही रह जाएगा, फील कर लूंगी तो वो मुझे हमेशा साथ में रहेगा मेरे। तो ये चीजें हमारी मैडम कहती हैं। हमारे जितेंद्र साहब कहते हैं कि कैसा लग रहा है, तो ये जवाब देती हैं राम रुचो, ये नेपाली भाषा थी। तो वो बोलता है एक्साइटमेंट से, ओह कैसे याद किया, ये तो क्रेजी कर लिया तुमने। तो यहां पर ये इंसिडेंट भी होता है। सब लोग बर्फ में मतलब खेल कूद रहे थे, घुटनों तक बर्फ थी, सब लोग मजे कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, बट हमारी मैडम ने फोटो नहीं खिंचवाई। ठीक है, फोटो खिंचवाने से उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो फील करना चाह रही थी। ठीक है, अच्छा यहां पर एक बात और हमारी मैडम को समझ में आती है। उन्हें समझ में आता है कि ये इतनी प्यारी जगह है, इसी वजह से तो ऋषि मुनि पहाड़ों पे तपस्या करने जाते थे, कि जहां पर ऐसा लग रहा है कि ये जीवन क्या है, सब सत्य ही तो है, जीवन का असली मतलब मुझे समझ में आ रहा है। तो वो कहती हैं कि हाँ, ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना यहीं की होगी, इन्हीं किसी पहाड़ों के बीच में उन्होंने रचना करी होगी। सर्वे भवन्तु सुखिना नाम के यहाँ पर जो श्लोक हैं वो यहीं कहीं किसी ने लिखे होंगे, इन्हीं नजारों के बीच में रहकर किसी ने लिखा होगा, क्योंकि यहां पर इतना ऐसे स्वर्ग जैसी फीलिंग आती है कि यहीं पर ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही महामंत्र मिलते हैं, ये फीलिंग आती है हमारे लोगों को। अच्छा, हमारी मणि जी भी कहती हैं, एक उनका भी डायलॉग आता है, मणि जी कहती हैं कि हमारी प्रकृति कितने अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में यहां पर पानी जमा हो जाता है, और गर्मी में यही पानी फिर नीचे, जब त्राही त्राही मच के नीचे पानी खत्म हो जाता है, तो यही बर्फ पिघल कर नीचे जाकर पहुंचता है और लोगों की प्यास बुझाता है। तो ये सब पूरा कनेक्टेड है। वो कहती है, मणि कहती है कि कितने आसान तरीके से, कितने प्यारे तरीके से हमारा जो पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो बना हुआ है। ये छोटा सा लाइन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी मैडम के साथ में। वो जब जा रही होती है ना, तो उन्हें कुछ इक्की दुक्की फौजी छावनियां भी मिलती हैं, और वो देखती हैं कि इतनी कड़कती ठंड में भी वो लोग तैनात हैं। हमारे इंडियन फोर्सेस, जो बॉर्डर की पुलिस फोर्स रहती है ना, उनकी कुछ टुकड़ियां वहां पर थी, और वो उनको देखकर कहते हैं कि अरे आप लोग इतनी ठंडी में यहां पर कैसे हो? अभी वो भी मार्च के टाइम पर, फरवरी मार्च के टाइम पर आप हो, दिसंबर में तो कितनी ही ठंड होती होगी। तो वहां पर एक सिपाही कहते हैं, एक हमारे आर्मी के जवान कहते हैं, आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहां पहरा दे रहे हैं। कितना प्यारा डायलॉग है यार, कितना प्यारा डायलॉग है।
26 जनवरी 15 अगस्त को ऐसी चीजें तुम लोग अगर पढ़ो तो कितनी ज्यादा फील आएगी। आप घर पर चैन से सो सके इसी वजह से हम तो यहां पर पहरा दे रहे हैं। और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं और फेरी भेटुला मतलब फिर मिलेंगे कहते हुए वो लोग निकलते हैं। आगे फौजी छावनी का एक बोर्ड दिखता है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, हम अपना आज दे रहे हैं आपके कल के लिए। ये लोग भी कितना कम लेते हैं यार, और समाज को कितना ज्यादा दे रहे हैं वैसी जगह पर जॉब करने के लिए। और मात्र कुछ पैसों में अगर कोई अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहा है तो उसके अंदर देशभक्ति है। इसी वजह से हमारी लेखिका ने शुरू में कहा था उन महिलाओं के लिए कि वो महिलाएं कितना कुछ कम लेकर कितना ज्यादा दे रही हैं हमारे समाज को। ठीक है, और फाइनली हमारी जो जीप थी, जो हमारे मैडम की जीप थी, वो यूमथांग पहुंचती है। और पहुंच के वो लोग निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अरिजीत सिंह ने कहा है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो जो प्यारा खूबसूरत सफर था ना, वो मैम को बहुत याद आ रहा होता है कि ये इतना प्यारा सफर था, जो मंजिल है उससे खूबसूरत तो ये सफर ही था। तो यहां पर हमारी मैडम थोड़ी सी निराश हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि भाई मंजिल से तो अच्छा हमारा सफर प्यारा सा था। और फिर वो जब बात चल रही होती है ना, तो ड्राइवर से बात करते करते वो पूछ लेती है कि अच्छा तुम लोग अपने शहर को गंदा नहीं करते? तो ड्राइवर कहते हैं कि नहीं मैडम, पहाड़ नदी झरने हम सब तो इनकी पूजा करते हैं, इनको गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो फिर वो सोचती हैं कि हाँ, इन्होंने गैंगटॉक जो इतना प्यारा शहर है वो इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ के लोग इसकी इज्जत करते हैं, यहाँ के लोग इसको संजोए रखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा तुम्हारा इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले सिक्किम हमारे भारत का पार्ट नहीं था। तो जब वो पार्ट बन गया तो वहां पर एक कप्तान, ठीक है, कप्तान शेखर दत्ता, आर्मी के जवान, आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता जा रहे होते हैं। तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर सड़कें बनाई जाएं जिससे कि सैलानी, जिससे कि टूरिस्ट ट्रैवलर्स भी यहाँ पर आए और सिक्किम में सिर्फ हमारे जवान ना हो बल्कि एक टूरिस्ट स्पॉट हो। तो तब से हमारा टूरिस्ट स्पॉट बनना शुरू हो जाता है सिक्किम। कप्तान शेखर दत्ता के बाद से उनके दिमाग में आया कि इसे टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहिए। और लास्ट लाइन यहां पर हमारी मैडम लिखती हैं कि हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है, शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट। इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारी मैडम ने एक यात्रा वृतांत लिखा, गैंगटॉक से यूमथांग का सफर लिखा, उसके बीच में वो कहाँ रुके, उन्होंने कौन कौन सी चीजें एक्सपीरियंस करी, और पूरा चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट। मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि अब बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे ना बन पाए। इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कर रहे होंगे। तो आओ जल्दी से वहां पर मिलते हैं।